हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम का साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग एरिया उसका कैसे निकालेंगे, और जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 भी हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 21.9 केसेस इन क्लास 11। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर गिवन, है ना। इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर गिवन। पैरेललोग्राम का साइड्स का इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, और पैरेललोग्राम रोम्बस किस कंडीशन में होगा इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, दो चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या कि अगर हमारे पैरेललोग्राम का साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो दो चीजें हमें देखना है। पहला कि पैरेललोग्राम विल बी अ रोम्बस। पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है ना। पैरेललोग्राम विल बी a रोम्बस किस कंडीशन में। तो देखो, पहले तो एक फोटो आप देख लो कि पैरेललोग्राम कुछ ऐसा हमने ले लिया। ये ऐसा कोई हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक्यूट एंगल थीटा है। तो डी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, डी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी पे, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। अच्छा, इसका नाम दे दिए P1। बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हम लोग ए डी पे, बी वर्टेक्स से ए डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इसका नाम दे दिए P2, ठीक है। इस तरह से तो देखो, ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम विल बी और रोम्बस, ये पैरेललोग्राम रोम्बस तब होगा रोम्बस when P1 इज इक्वल टू P2 हो जाए। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस केस में ये दोनों बराबर होगा उस समय ये रोम्बस होगा। ये सब अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं क्या क्या प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो पहली चीज ये प्रूफ करेंगे। दूसरी चीज है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा। तो देखना, यहाँ पे हम लोग एक डायगोनल ले लेते हैं, ये बी डी एक डायगोनल है, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा डी ए बी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सी डी बी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, डी ए बी, है ना, डी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया निकल के आएगा वो आना चाहिए इतना, क्या कि P1 इंटू P2 अपॉन में साइन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है कि एरिया का फार्मूला ये आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखना। तो चलो, अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें क्या है कि ये थीटा है। देखो, अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है तो रोम्बस का मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट साइड का लेंथ इक्वल होगा। जैसे ए बी की लंबाई, ए डी की लंबाई, बी सी और डी सी, ये सभी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हुआ तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। यानी कि ए बी और डी ए अगर इन दोनों का लेंथ इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए बी की लंबाई निकालना चाहिए और डी ए की लंबाई निकालना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो P1 P2 और थीटा के रेस्पेक्ट में। कैसे निकालेंगे तो वो देखो, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल, हम लोग निकालने जा रहे हैं ए बी की लंबाई। तो ये जो ए बी है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है वो देखो। तो ए बी, इसका नाम कुछ दे देते हैं, ठीक है ना। नाम क्या देते हैं, एल ले लेते हैं, एल, है ना, एल नाम दे देते हैं, और इस पे नाम देते हैं एम। तो ये जो आपका बी एल है ना, बी एल की लंबाई को हमने P2 बोला है और डी एम की लंबाई को हमने PM बोला है, ठीक है। तो देखो, ए बी एल ट्रायंगल में, है ना, इन ट्रायंगल ए
बी एल। इन ट्रायंगल में आप देखोगे तो एंगल एल कितना है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये 90 इसके सामने वाला साइड ए बी है तो ये इसका हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये थीटा तो इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो साइन थीटा निकालो तो क्या बोलोगे? बोलोगे साइन थीटा निकालने के लिए पी बाई एच लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। तो ये अगर थीटा तो सामने वाला पी हो जाएगा। इसका मतलब ये बी एल की लंबाई हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उसकी लंबाई कितना है? P2 है। यहाँ लिखेंगे P2 अपॉन में, ठीक है। और एच लिखेंगे, एच कितना है? ए बी। एंड 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं तो ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। हमारा टारगेट क्या है? ए बी की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो ए बी की लंबाई कितना आ जाएगा? P2 अपॉन में साइन थीटा आ गया, है ना। P2 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमने फाइनली ए बी की लंबाई तो हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे डी ए की लंबाई, है ना। डी ए की लंबाई, तो डी ए की लंबाई निकालने के लिए हम लोग किस ट्रायंगल पे बात करेंगे? तो ध्यान से देखना, डी एम ए। डी एम ए इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल डी एम ए, इसमें आप देखोगे तो एंगल एम कितना है? 90 डिग्री है, सही ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि डी ए है, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। और ये चूंकि थीटा है इसके सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर P1 है। तो यहां से अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? P बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है? P1 है। तो यहाँ लिखेंगे P1। और H कितना है? H का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि AD बोलेंगे। तो यहाँ लिखेगा AD। हमारा टारगेट क्या है? AD की लंबाई निकालना। तो AD कैसे आएगा? साइन थीटा इधर डिवाइड करेंगे, AD इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? P1 बाई साइन थीटा। तो फाइनली हम लोगों ने पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का लेंथ हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम लोग पहले नंबर पे बात करते हैं। क्या पहला नंबर क्या है? पैरेललोग्राम विल बी अ रोम्बस। तो यहाँ लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD will be a rhombus। कब? जब हमारा ये डी ए और ए बी की लंबाई बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल टू ए बी। तो AD और AB की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम ABCD विल बी अ रोम्बस कब? जब AD इक्वल टू AB हो जाए। AD की लंबाई हमें पता है, AD की लंबाई ये रहा P1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे P1 बाई साइन थीटा। और AB की लंबाई ये रहा P2 बाई साइन थीटा। तो आप देखोगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? P1 इज इक्वल टू P2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लेंथ, है ना, इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में इसको हम पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है ना। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है। अच्छा, अब हम दूसरी चीजें प्रूफ करने वाले। एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरी चीजें प्रूफ करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। ABCD पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा? तो यहाँ देखो ये जो ट्रायंगल था DAB, इसका एरिया निकाल के डबल कर देंगे यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। तो ये जो DAB है ये क्या है? ट्रायंगल है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये DM जो है क्या है? परपेंडिकुलर किस पे? AB पे। तो AB बेस हो जाएगा और DM हाइट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इंटू बोलो बेस कितना? तो AB। और हाइट कितना? तो ये आ जाएगा DM, है ना, DM। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो AB की लंबाई कितना है? तो AB की लंबाई है P2 बाई साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे P2 बाई साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ यहाँ पे छूट गया है तो हाफ में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 2 तो पहले से था और इंटू में क्या आएगा? 1/2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये सही है। तो यहाँ पे 2 छूट गया था तो इसको मैं 2 लिख दूँ। तो यहाँ पे अच्छा ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कट ही गया। यहाँ बोलो DM की लंबाई। तो DM की लंबाई कितना? DM की लंबाई P1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे P1। तो आप देखो क्या आया? P1 P2 बाई साइन थीटा,
बस, तो ये हो गया एरिया निकालने का फार्मूला, सही ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ट्रायंगल के अगर साइड्स का इक्वेशन दिया रहे तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, वर्टिसेस निकाल लेंगे, उसके बाद ये परपेंडिकुलर लेंथ आसानी से निकल जाएगा, उसके बाद जो भी पूछेगा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो अगर आपको थ्योरी में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पहले आप देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो दो चीजें आपको याद रखना है। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि अगर इस तरह से P1 और P2 बराबर हो जाए तो आप समझ जाना वो रोम्बस है। और आपको पहले से ये पता होना चाहिए रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। दुनिया में सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसका डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करता है। हालांकि काइट्स भी है, लेकिन यूज में सिर्फ दो ही आता है। कौन कौन सा? एक है रोम्बस और एक है स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर दोनों का डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। देखो, पहले तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीजें बता दूं। देखो, रोम्बस जो होता है वो कैसा दिखता है, तो रोम्बस जो होगा उसका चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा। तो जैसे मान लो ए बी सी डी है, तो अगर ये रोम्बस है तो इसका मतलब ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, डी सी की लंबाई और ए डी की लंबाई सभी क्या होगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो डायगोनल है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है ना। और यही सेम केस होता है स्क्वायर के साथ। दोनों में बस इतने का अंतर है कि ये एंगल इसमें 90 नहीं होता, उसमें 90 होता है स्क्वायर में, ठीक है। तो ध्यान रहे, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करता है, ठीक है। ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सरसाइज है 21.9 केसी ने क्लास 11th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 29 30 करना है ना हमें? हाँ, 30 नंबर, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन सी एंड ए आर एट राइट एंगल। देखो, पैरेललोग्राम का चारों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो डायगोनल होगा वो राइट एंगल पे कट करेगा। तो आपको तो ये पहले से पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे कट नहीं करता है। तो इसका मतलब जरूर ये पैरेललोग्राम नहीं रहा होगा, ये रोम्बस रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस है, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि इसका जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे कट करेगा, ठीक है। तो देखो, अभी चारों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √3x+y। देखो, क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या है कि इस तरह से ऐसे लिख दिया है, तो वो गलत है, ठीक है ना। ये रूट में नहीं है x, √3x+y इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसका जो अपोजिट साइड का इक्वेशन होगा उसका x और y का कॉफिशिएंट सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल होता है। तो सेम कॉफिशिएंट वाला ढूंढो। सेम कॉफिशिएंट है √3x+y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x+y इक्वल टू 1, तो -1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 2 मान लें, चलो 2 मान लेते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब जो डिफरेंट वाला है उसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखो, √3x+y ये तो हो गया। अब √3y+x है, तो √3y+x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अगला दिया हुआ है कि सेम एक्स और वाई का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3y+x -1 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है ना। चारों इक्वेशन हमने लिख लिया। √3y+x -1 इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो डायगोनल होगा वो राइट एंगल पे कट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दो तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। इसको हमें प्रूफ करना है कि 90 डिग्री पे कट करेगा। एक तो हम ये प्रूफ कर दें कि ये पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस है, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि इसका डायगोनल क्या होगा, 90 पे कट करेगा। और दूसरी चीज हम ये कर लें कि डी सभी वर्टेक्स निकाल लें, ए बी सी डी सभी वर्टेक्स को निकाल लेंगे,
और AC का स्लोप निकाल लेंगे और BD का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि 90 डिग्री पे कट करेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें चारों वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, सही ना। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से बना सकते हो, मैं यहाँ पे जो भी थ्योरी बताया हूँ उसके कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वो सुनना। डी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इसका लेंथ निकालेंगे, इसका नाम दे देंगे P1, और बी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देंगे P2। और ये P1 और P2 अगर हम बराबर कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है, और रोम्बस है तो इसका डायगोनल तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। चलिए, तो हम लोग इस थ्योरी से काम करने वाले हैं। देखो P1 क्या है, P1 परपेंडिकुलर लेंथ है, कहाँ से, वर्टेक्स D से, किस लाइन पे, इस वाले लाइन पे। तो D वर्टेक्स हमें पता होना चाहिए, है ना, तो D वर्टेक्स हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब B से हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो B वर्टेक्स भी निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब D और B दोनों का वर्टेक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो लिखेंगे फॉर पॉइंट D, फॉर वर्टेक्स D, है ना, वर्टेक्स D। तो D क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। फॉर वर्टेक्स D सॉल्व, तो उन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व किसको, 2 and 3, 2 and 3। अब 2 और 3 को सॉल्व कैसे करेंगे तो वो सुन लो। यहाँ से किसी एक का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, चलो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। फ्रॉम टू y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 1 - √3x, 1 - √3x। इसको पुट कर देते हैं इन फर्स्ट में रख देते हैं, तो √3 इंटू वाई की वैल्यू कितना आया, 1 - √3x, और प्लस में x इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 - 3x और प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा √3x - 2x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। तो D का x कोऑर्डिनेट तो आ गया, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो इस y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 - √3x है, तो 1 - √3 और x की वैल्यू √3/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 3/2, यानी कि 1/2 आएगा लेकिन माइनस में। तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो x कोऑर्डिनेट भी आ चुका है और y कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। तो बताओ D वर्टेक्स कितना हो गया, तो D वर्टेक्स आ गया √3/2 का -1/2, तो ये आया वर्टेक्स D। अब हम लोग निकालेंगे वर्टेक्स B, तो लिखेंगे फॉर वर्टेक्स B सॉल्व किसको, तो वर्टेक्स B इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 and 4, सॉल्व 1 and 4। तो 1 और 4 को सॉल्व करने के लिए किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या बोलेंगे कि √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -√3x, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 4, इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो √3 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू कितना है -√3x, तो यहाँ पे आ जाएगा -√3x और प्लस में x और -1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का x -1 इज इक्वल टू 0, तो ये -2x -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आया -1/2, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू -√3x और x की जगह 1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -√3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -1/2, तो ये जगह माइनस माइनस प्लस √3/2 आ जाएगा। तो हमारे सामने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आ गया किसका, b का, तो b कोऑर्डिनेट आ गया कितना, b का कोऑर्डिनेट आ गया -1/2 √3/2, ठीक है। दोनों वर्टेक्स हम लोग किस लिए निकाले थे, ताकि हम P1 P2 आसानी से निकाल पाएं। तो चलिए अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं P1। तो दोनों वर्टेक्स निकल चुका है, अब हम लोग निकालते हैं P1। तो P1 कैसे निकलेगा, तो P1 है इस पॉइंट से, D पॉइंट से AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो D का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम इसमें सेटिस्फाई करते हुए मॉड में रखेंगे, है ना। किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकालना सिखाया हुआ है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज में शायद 8वां या 9वां को जो क्वेश्चन होगा वहां से मैंने आपको थ्योरी बताया हुआ है, ठीक है, तो आप देख लेना। तो देखो यहाँ से D वर्टेक्स से इस पे हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, तो D का कोऑर्डिनेट कितना है, ये रहा, तो इसका x की जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, तो √3 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, √3/2, तो यह जाएगा √3/2,
फिर प्लस y की वैल्यू कितना -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, ठीक है, मॉडुलस क्लोज अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशेंट का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा और y के कॉफिशेंट का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3/2 -1/2 डिवाइडेड बाय 3 1 4 4 मतलब ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर में कितना आएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, ऊपर में 1 तो 1/2 आया, तो P1 की वैल्यू 1/2 आया। अब हम लोग निकालेंगे P2, तो P2 क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स B टू द लाइन ये, ठीक है ना। तो इस B का जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें सेटिस्फाई करते हुए मॉड में रखेंगे, तो मॉड में ये हो जाएगा √3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू देख लो, B का जो y कोऑर्डिनेट है √3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, ठीक है। फिर प्लस में x की वैल्यू क्या है -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2 लिखना पड़ेगा, तो -1/2 अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कॉफिशिएंट कितना है, x का कॉफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऊपर से कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 2। तो आप देखोगे P1 और P2 बराबर आ गया, तो P1 = P2 दोनों किसके बराबर है 1/2 के। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ABCD पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस, तो ये पैरेललोग्राम क्या है, ये एक रोम्बस है, सही ना। सो डायगोनल इज परपेंडिकुलर, सही ना, और ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि इसका डायगोनल एक दूसरे में परपेंडिकुलर होगा, तो चूंकि ये रोम्बस है तो इसका डायगोनल तो परपेंडिकुलर होना ही होना है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया उसी तरह से 31 सॉल्व करेंगे, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग पेशेंस है ना, पेशेंस रखना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। काम वही करना जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में किए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि सो दैट द पैरेललोग्राम फाउंड बाय द, ये चारों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ विल बी अ रोम्बस इफ ये, यानी कि यहाँ भी हमें ये दिखाना है कि जो पैरेललोग्राम का चारों साइड का इक्वेशन दिया हुआ ये पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस होगा, कब, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, वो हमें प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग सेम काम करेंगे, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ठीक है ना, हालांकि ये पैरेललोग्राम नहीं होगा रोम्बस होगा, बाद में चलकर हम लोग यही प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो ये ले लिया हमने एक पैरेललोग्राम ABC एंड D, ठीक है। अब इसमें से चारों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चूंकि AB और DC पैरेलल है तो इसका x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी इसका इक्वेशन होगा ax + by। अब इसमें कांस्टेंट में कुछ चेंजिंग होगा, ऐसा इक्वेशन ढूंढो कौन सा वाला है। अच्छा दिख गया कि ax + by और प्लस में c1 = 0, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अच्छा अब अगला जो इक्वेशन है वो a1x + b1y + c = 0, इसको मान लेते हैं 3। और अगला इक्वेशन है a1x + b1y और प्लस c1 = 0, ये हो गया इक्वेशन 4। तो देखो अपोजिट साइड चूंकि पैरेलल होता है इसलिए एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम वाला अपोजिट साइड ही रखना पड़ा हमें, ठीक है। अच्छा हमें ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस तभी होगा, है ना, ABCD विल बी अ रोम्बस, कब, किस कंडीशन में, तो a² + b² अगर a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर हो गया, अगर ये चीज़ें हुआ तभी ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये वही काम करेंगे जो इससे पहले किए थे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ इस पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ इस पे ड्रॉ करेंगे, इसको बोल देंगे ये P1 है, इसको बोल देंगे ये P2 है, ठीक है। अब P1 और P2 बराबर कर देंगे फॉर रोम्बस के लिए, जैसे ही बराबर करेंगे अगर ये चीज़ें आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो देखो यहाँ पे वर्टेक्स डी निकालना पड़ेगा। तो डी वर्टेक्स क्या है, डी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो लिखेंगे फॉर वर्टेक्स डी, सेम काम करना है ना, फॉर वर्टेक्स डी, फॉर वर्टेक्स डी सॉल्व किसको, सॉल्व 2 एंड 3, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मैं यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। अगला है a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड लगाना लगा सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने जा रहा हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे माइनस वाई और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अच्छा x वाले को ढकेंगे तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि bc, फिर बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c1 हो जाएगा। फिर बी वाई वाले को ढकेंगे तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो जाएगा, बीच में माइनस a1 c1 हो जाएगा, a1 c1। अच्छा कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो a इंटू बी वन माइनस a1 इंटू बी हो जाएगा, तो a1 इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना बाई इतना आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगा वो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो bc माइनस b1 c1 अपॉन ए बी वन माइनस a1b। x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को बराबर कर दिए तो x की वैल्यू निकल गया। फिर इन दोनों को बराबर करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगा। तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो यह आ जाएगा माइनस में, ये माइनस इधर कर देंगे तो यह आ जाएगा ac माइनस a1 c1 डिवाइडेड बाई ए बी वन माइनस a1b। ठीक है, तो हमारे सामने d का कोऑर्डिनेट निकल गया। d का कोऑर्डिनेट ये x है, ये y है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं d का जो कोऑर्डिनेट है वो है bc माइनस b1 c1 अपॉन ए बी वन माइनस a1b और y कोऑर्डिनेट है माइनस ac और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a1 c1 अपॉन में ए बी वन माइनस a1b। ठीक है, ये आ जाएगा। डी का कोऑर्डिनेट तो निकल गया। अब हम लोग निकालना पड़ेगा बी का कोऑर्डिनेट, क्योंकि बी से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर वर्टेक्स बी सॉल्व। तो बी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1 एंड 4 का। सॉल्व 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो 1 कौन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वो देखना। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म को जो हम सॉल्व करते हैं वो नीचे नीचे रहता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप सॉल्व कर लेना। देखो इसके नीचे आ जाएगा ए बी वन माइनस a1b, ये आ जाएगा। अच्छा इसके ऊपर में क्या आएगा, तो x वाले को ढकेंगे तो b इंटू सी वन माइनस बी वन इंटू सी आएगा। ठीक है, अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो वो तो माइनस में यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, सेम चीज़ें आएगा, ए बी वन माइनस a1b आएगा। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, तो y वाले को ढकेंगे तो a इंटू सी वन माइनस a1c। तो ये हमारा b का कोऑर्डिनेट आ गया। b का कोऑर्डिनेट कितना आया कि बी सी वन माइनस बी वन सी डिवाइडेड बाई ए बी वन माइनस a1b और y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस ए सी वन माइनस a1c डिवाइडेड बाई ए बी वन माइनस a1b। तो फाइनली डी और बी का कोऑर्डिनेट तो आ चुका है। अब हम लोग P1 P2 निकालेंगे। ठीक है, तो देखो P1 पहले निकालना स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो तो P1 कैसे निकालेंगे, तो P1 देखो है क्या, तो P1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, डी वर्टेक्स से इसके अपोजिट लाइन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी का जो वर्टेक्स होगा ना, P1 निकालने जा रहे हैं तो डी का जो वर्टेक्स होगा उसको सेटिस्फाई कराएंगे इसमें और उसको मॉडुलस में रखेंगे। तो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, तो डी का जो x कोऑर्डिनेट होगा, डी का x कोऑर्डिनेट ये है, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा BC माइनस B1C1 अपॉन में ए बी वन माइनस A1B। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है, ठीक है ना, बट कोई नहीं, बनाना तो है ही। y की वैल्यू क्या रखेंगे, ये चीज़ें चूँकि माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस में b और यहाँ पे आ जाएगा AC और माइनस में A1C1 डिवाइडेड बाय ए बी वन माइनस A1B
और यहाँ पे प्लस में सी। ठीक है, हमने P से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और फिर अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वो कितना है ए स्क्वायर होगा और प्लस में बी स्क्वायर। अब थोड़ा ऊपर वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो एलसीएम तो दोनों में यहाँ पे सेम ही आएगा, तो वो एलसीएम वाला पार्ट नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और चूंकि वो रूट मॉडुलस में तो मॉडुलस में ही रहेगा, तो मॉडुलस में कितना आएगा ए बी वन माइनस ए वन बी। ठीक है, और अंडर रूट कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किए, ऊपर से जो एलसीएम आने वाला था वो नीचे आके मल्टीप्लाई होता तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे ए बी सी फिर माइनस ए बी वन सी वन। अच्छा, ये माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी सी आएगा और माइनस माइनस प्लस ए वन बी और सी वन आ जाएगा। अब ये सी के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में ए बी वन सी फिर माइनस में ए वन बी और सी आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस क्लोज। इसमें कुछ कटेगा, ए बी सी से ए बी सी कट जा रहा है। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको जरा माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं तो माइनस कॉमन लेंगे तो मॉडुलस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा तो ए बी वन सी वन फिर माइनस ए वन बी सी वन। यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में ए बी वन सी फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ए वन बी और सी आ गया। ठीक है ना, हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया ताकि आगे वाला चीज़ें प्लस में हो जाए, और माइनस जो कॉमन लिए थे चूंकि मॉडुलस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी वन माइनस ए वन बी और अंडर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया P1। अब हम लोग इसी तरह से P2 भी निकालेंगे। ठीक है, तो P2 निकालने के लिए हम लोग B वर्टेक्स से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो B का जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे गिवन है ना, तो इसको छोड़ करके मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं P2 निकाल सकूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके, तो मैं इसको मिटा दूँ। अब हम लोग निकालेंगे P2। P2 निकालने के लिए B का कोऑर्डिनेट चाहिए है, इसलिए मैं B वाले को छोड़ देता हूँ। चलो अब हम लोग P2 निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप B वर्टेक्स यहाँ पे है तो P2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू मॉड में लिखना पड़ेगा इस B वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। B का जो x कोऑर्डिनेट वो ये रहा तो यहाँ पे रखेंगे तो A1 इंटू क्या लिखेंगे ये चीज़ें बी सी वन बी इंटू सी वन माइनस बी वन इंटू सी डिवाइडेड बाई ए बी वन माइनस ए वन बी और फिर यहाँ पे फिर प्लस में बी वन है तो यहाँ पे प्लस में बी वन कर लेते हैं इंटू वाई की वैल्यू ये माइनस में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा ए सी वन माइनस ए वन सी डिवाइडेड बाई ए बी वन माइनस ए वन बी और प्लस में क्या आएगा सी आ जाएगा। ठीक है, और ये मॉडुलस क्लोज अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप देखो ऊपर में एलसीएम ये चीज़ें आएगा तो जो एलसीएम सेम आएगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मॉडुलस में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉडुलस में क्या आ जाएगा, मॉडुलस में ए बी वन माइनस ए वन बी आ जाएगा और अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऊपर देखो क्या आएगा, ऊपर में मॉडुलस ऑफ ए वन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए वन फिर बी और सी वन हो जाएगा, फिर माइनस ए वन बी वन और सी हो जाएगा, फिर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी वन और सी वन, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए वन बी वन और सी हो जाएगा, फिर प्लस में सी के साथ ये चीज़ें मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी वन सी फिर माइनस ए वन बी और सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ कटेगा, देखते हैं क्या कट रहा है। तो ए वन सी वन है ना, ए वन सी वन कहीं पे है नहीं, ये नहीं कटेगा। ए वन बी वन तो ए वन बी वन सी यहाँ पे ए वन बी, ये चीज़ें कट जाएगा। कटने के बाद जो बच रहा है उसको देखो आप ध्यान से, क्या है ए वन बी और सी वन है, फिर माइनस में ए बी वन और सी वन है, फिर प्लस में ए बी वन और सी है, फिर माइनस में ए वन बी और सी है, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट नहीं, यहाँ पे ए बी वन फिर माइनस ए वन बी और अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर।
अब इसमें देखो ये हमारा आ गया P2, ये हो गया P2। अब जरा P1 और P2 को ध्यान से देखो, इसका ऊपर वाला फोटो इसका ऊपर वाला फोटो सेम है, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे A1B C1 है, यहाँ भी A1B C1 होगा, A1B और C1 है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ऐसा करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, देखो ये A1B C1 ये प्लस में आ रहा है, यहाँ पे A1B और C1 ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो AB1C1 है, तो AB1C1 ये प्लस में ये माइनस में, इसका मतलब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो AB1C1, फिर इसको लिख लेते हैं माइनस A1B C1, ये भी माइनस में हो जाएगा, AB1 और C ये प्लस में हो जाएगा, A1B और C, और डिवाइडेड बाय, ये देखो ये फोटो बिल्कुल सेम है, AB1 माइनस A1B, ठीक है ना। तो ये तो सही है, AB1 माइनस A1B, और यहाँ पे अंडर रूट है A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा P2। अब P2 P1 को ध्यान से देखो, ऊपर वाला फोटो ये फोटो एग्जैक्ट सेम हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। देखो AB1C1 माइनस का A1B C1 माइनस का A1B C1, फिर माइनस का AB1C माइनस का AB1C और A1BC, सही है ना। तो ऊपर वाला फोटो सेम है, ये भी फोटो सेम है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रोम्बस के लिए P1 P2 को बराबर करेंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो जो इक्वल वाला पार्ट है वो तो कट ही जाएगा, तो इसको मैं मिटा दूं, तो यहीं पे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रोम्बस, तो रोम्बस के लिए क्या करना पड़ेगा, P1 इज इक्वल टू P2। तो जैसे ही P1 P2 बराबर करेंगे तो इसका ऊपर वाला फोटो ये कट जाएगा, नीचे से ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1/√A1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये बच जाएगा A² प्लस B² बच जाएगा, A² प्लस B², ये बच जाएगा। और इधर से क्या बच जाएगा, 1/√A1 का स्क्वायर और प्लस B1 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा अंडर रूट A² प्लस B² इज इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या मिलेगा A² प्लस B² इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था कि रोम्बस तभी होगा जब ये कंडीशन होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।